हेलो दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पुरानी वीडियो में जितने भी हिंद यवन आक्रमण हुए सबों को पढ़ा। माफ़ कीजिएगा, जितने भी यवन आक्रमण हुए सबों को पढ़ा, चाहे वो शक हो, चाहे वो कुषाण हो, चाहे कोई और, चाहे इंडो ग्रीक हो। हम लोग टोटल 4 वंश के बारे में पढ़े थे जो यवन से आके यहाँ पे आक्रमण किए और यहाँ पे वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़े। तो उनके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़े दोस्त हम लोग, और उसके बाद सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किए। आज मैं आप लोगों को कहा था कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुप्त वंश, पर माफ़ कीजिएगा दोस्त, पहले आज हम लोग पढ़ लेंगे संगम काल के बारे में। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्त किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके वंश के, कौन सा वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? गुप्त वंश के बारे में। तो चलिए दोस्त, लेट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? संगम काल। क्या पढ़ना है दोस्त? संगम काल। इस संगम काल इसको क्यों कहा जा रहा है? संगम क्या है? तो संगम का अर्थ होता है दोस्त परिषद। संगम का अर्थ क्या होता है? परिषद। परिषद या बैठक या गोष्ठी, जो समझिए दोस्त। और उस समय बैठक जैसे बौद्ध संगति होता था, वैसे ही ये संगम बैठक हो रहा है, परिषद हो रहा है। इस परिषद में बहुत सारी चीज़ों का चर्चा होता था। तो संगम का विषय क्या क्या था? तो इसमें प्रेम के बारे में चर्चा होता था, युद्ध के बारे में चर्चा होता था, सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा होता था, और साथ में कुछ कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा होता था। इसके बारे में भी संगम साहित्य से मिला हुआ है जानकारी। अगर बात किया जाए कि संगम साहित्य से जिन जिन वंश के बारे में पता चलता है, उन सबके वंश का जो समय है उसको हम लोग संगम काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगम काल कहते हैं। तो संगम काल में मुख्य रूप से 3 बैठक हुआ। मुख्य रूप से कितना बैठक हुआ दोस्त? 3 बैठक हुआ, या तो 3 संगम बोलिए। तो 3 संगम हुआ, और तीनों संगम का संरक्षण किस वंश ने किया? पांडे। कौन सा वंश किया दोस्त? पांडे। सबसे पुराना कौन है? चेर। उसके बाद कौन है? चोल। और सबसे नया में, या तो सबसे संगम काल का सबसे आधुनिक साम्राज्य कौन सा हुआ? पांडे। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए कि ये जो संगम काल है उसमें 3 साहित्य हुआ, या तो 3 संगम परिषद हुआ। तो कब कब हुआ? तो एक हुआ 4440 वर्ष पूर्व, और दूसरा हुआ 3700 वर्ष पूर्व, और तीसरा हुआ 1850 वर्ष पूर्व। अगर जो पहला संगम का बात करें तो ये कहाँ हुआ था? मदुरई में। इसका अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। और इसमें जो जो साहित्यिक कार्य किया गया इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। लेकिन जो दूसरा संगम परिषद हुआ, या तो संगम बैठक हुआ, वो कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे तोल्की पियर। कौन थे दोस्त? तोल्की पियर। और तोल्की पियर इस संगम में तमिल व्याकरण का रचना किए थे, जिसका नाम क्या था? तोल्कीपियम। क्या नाम था दोस्त? तोल्कीपियम। तो तोल्कीपियम के रचयिता तोल्की पियर। तोल्कीपियम किस सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण। क्या है दोस्त? तमिल व्याकरण। जैसे आप लोग पाणिनि के याद कीजिए कि पाणिनि भी एक पुस्तक लिखा था जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित था। इसका पुस्तक का नाम क्या था दोस्त? इसका पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। तो वैसे ही जो तोल्लक पियार है, ये कौन सा पुस्तक लिखा है? तोल्लक पियम। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से। तीसरा संगम कब हुआ? तो 1850 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? मदुरई में। कहाँ पे हुआ था दोस्त? ये भी मदुरई में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो नक्कीरर। कौन किए थे दोस्त? नक्कीरर। यहाँ पे बहुत सारा साहित्यिक कृतियाँ लिखा गया था, जैसे निधुन थोके। फिर और दूसरा क्या है दोस्त? तो यहाँ पे देखेंगे कुरुन थोके, कुरु वारे, पेरिस वारी, पाडल आदि। ये सब तमिल साहित्य हैं दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इन सारे साहित्यों का रचना हुआ। हर संगम में कुछ न कुछ साहित्यों का संकलन किया जाता था। सिर्फ जो पहला संगम है, या तो पहला परिषद है, उसके साहित्यों के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलता है। इन जो संगम हुआ, या तो इसके जो साहित्य हैं, उससे हम लोगों को किन किन चीज़ों का जानकारी मिलता है? तो उस समय के आर्थिक आर्थिक मतलब क्या, आर्थिक क्षेत्र के बारे में पता चलता है कि उस समय का आर्थिक स्थिति कैसा था। तो उस समय का आर्थिक स्थिति कैसा था? तो वहाँ पे मुख्य रूप से किस चीज़ का वो लोग जीवन यापन करते थे? किस चीज़ को करते हुए? तो कृषि, पशुपालन, और याद रखिएगा शिकार। कृषि, पशुपालन और शिकार। प्रमुख फसल क्या क्या था दोस्त? तो धन, रागी और गन्ना। और उरियर, और एक यहाँ पे एक शब्द है दोस्त, कौन सा? उर्रयूर। कौन है? उर्रयूर। उर्रयूर जो है ये किसके लिए उपयोग करते थे लोग? सूती वस्त्र उद्योग के लिए उर्रयूर शब्द का उपयोग करते थे। और एक अरिक मेडू है, यहाँ पे रोमन बस्ती और मोहर मिला है। क्या मिला है दोस्त? रोमन बस्ती और मोहर। तो इससे ये पता चलता है कि इस वंश के लोग पक्का रोमन वासियों से, इस वंश के लोग पक्का किससे? रोमन वासियों से क्या करते होंगे? व्यापार। वहाँ के लोग यहाँ आके रहते थे होंगे, व्यापारी लोग, और यहाँ के व्यापारी वहाँ जाते होंगे। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो संगम साहित्य है उससे हम लोग को और क्या क्या चीज़ के बारे में पता चलता है। तो वहाँ का सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पे छुलन लिखा गया है दोस्त, माफ कीजिएगा। यहाँ पे चतुर्वर्ण है। क्या है? चतुर्वर्ण। तो उस समय पे चतुर्वर्ण और दास व्यवस्था नहीं था। उस समय सबसे ऊंचा वर्ग क्या था? ब्राह्मण। और उस समय कृषक वर्ग को ही क्या बोला जाता था? वेल्लार वर्ग। या तो जैसे वेल्लार वर्ग को वहाँ पे क्या बोला जाता था? कृषक वर्ग। और समाज का इसको समाज में द्वितीय स्थान इसको दिया गया था। सबसे ऊपर में ब्राह्मण, दूसरा में कृषक, और इसी में कौन आता था? खेतीहर मजदूर। और अगर अन्य वर्ग का बात किया जाए तो कौन कौन है? शिकारी। और दूसरा कौन है? लूटपाट करने वाला को मलवर कहा गया है। चरपाई और चटाई बनाने वाला को पुलेयन कहा गया है। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। धोबी को वन्नार कहा गया है। और मछुआरा को पारडवार कहा गया है। दोस्त याद रखिएगा। अगर उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? तो मंडल का मतलब क्या होता था? राज्य।
अमाई ईचान का मतलब क्या होता था? मंत्री। नाल्वे का मतलब क्या होता था? राजा का राजसभा। एनाडी का मतलब क्या होता था? सेनापति। नाडु का मतलब क्या होता था? प्रांत। और उर का मतलब क्या होता था दोस्तों? नगर। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग आगे बात करें कि उस समय का धार्मिक जीवन कैसा होता था, तो तमिल लोगों का जो प्राचीन देवता थे मुरुगन, क्या थे? मुरुगन। इसी को क्या बोला जाता था? सुब्रमण्यम। क्या बोला जाता था दोस्त? सुब्रमण्यम। और इनके दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? स्कंद, जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्तिकेय। तमिल में क्या किस नाम से पुकारा जा रहा है? स्कंद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है दोस्त? तो भगवान शिव के पुत्र। तो इनका उस समय पे प्रमुख पूजा किया जाता था। मुरुगन का प्रतीक चिन्ह माना जाए तो क्या था? मुर्गा। मुरुगन का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? मुर्गा। जैसे माता सरस्वती का प्रतीक चिन्ह क्या है? हंस या कमल। उसी तरीके से जो मुरुगन भगवान थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मुर्गा। अगर अब हम लोग बात करें कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अगर हम लोग संगम काल के बारे में पढ़े तो मुख्य रूप से 3 वंश के बारे में पढ़ना है, चेर, चोल और पांडे। चेर, चोल और पांडे। तो चलिए दोस्त अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चेर के बारे में। तो चेर के बारे में क्या जानकारी दोस्त? तो चेर सबसे पुराना, तीनों में से सबसे पुराना है, पुराना साम्राज्य है। यहाँ का प्रमुख शासक अगर देखें तो कौन है? उदयन जीरल। उदयन नहीं समझिएगा दोस्त, ये कौन है? उदयन जीरल। ये प्रथम शासक है या इस वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेदुन जीरल। यहाँ पे पत्तिनी लिखा गया है दोस्त, पर यहाँ पे पत्तिनी क्या है? पत्तिनी। यहाँ पे पत्नी लिखा गया पर पत्तिनी होगा, तो ये पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को मानता था। और यहाँ पे दूसरा प्रमुख शासक कौन है? तो सेंगू टवन। कौन है दोस्त? सेंगू टवन। और ये किसका उपाधि लिए थे? अधिराज का। किसका उपाधि लिए थे दोस्त? अधिराज का। अगर इनका अन्य नाम देखें तो लाल चेर तथा महाचेर। लाल चेर तथा क्या है दोस्त? दूसरा नाम महाचेर। याद रखिएगा। इन लोग का राजधानी क्या था? वांची या कुरुपुर। वांची कहीं दूसरा नाम क्या है? कुरुपुर। और दूसरा राजधानी क्या था? तोंडी। दूसरा राजधानी क्या था दोस्तों? तोंडी। और प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। तो प्रतीक चिन्ह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चेर का प्रतीक चिन्ह क्या है, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या है और पांड्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश है वो कौन सा है? चोल राज। अगला कौन सा है? चोल राज। अगर हम लोग इसमें सबसे पुराना साम्राज्य का बात करें तो कौन है? चेर। उसके बाद सबसे मजबूत का बात करें तो कौन हो जाएगा? चोल। तीनों वर्ष साम्राज्य में सबसे मजबूत साम्राज्य कौन था? चोल। और सबसे आधुनिक साम्राज्य कौन था उस समय? तो पांड्य। याद रखिएगा दोस्त। ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ये कहाँ पे बसे हुए थे? तो पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था कि इनका? चेर का तो धनुष। और अगर पांड्य का बात किया जाए तो पांड्य का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्त? तो मछली। याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे बात करें कि इनका राजधानी क्या था? तो मनलूर और पुहार। मनलूर और पुहार। और या तो पुहार कहीं क्या नाम था? कावेरीपट्टनम। पुहार कहीं क्या नाम था दोस्तों? कावेरीपट्टनम। याद रखिएगा। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो करिकाल चोल। कौन है दोस्त? करिकाल चोल। इन्हीं के समय पे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्त? राजकीय संरक्षण। तो याद कीजिए कि चोल स्वराज्य के समय राजकीय संरक्षण किस धर्म को मिला? तो ब्राह्मण धर्म को। याद रखिएगा दोस्तों। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस साम्राज्य के लोगों का रोमन साम्राज्य के साथ में विस्तृत व्यापार होता था। तो ये ज़्यादातर कौन लोग व्यापार करता था? तो चोल साम्राज्य वाले लोग। याद रखिएगा। अब जो अंतिम साम्राज्य है संगम काल का वो कौन है? पांड्य। याद रखिएगा दोस्तों। और कौन है? तो पांड्य। ये कहाँ पे बसे हुए थे? तो कावेरी के दक्षिण में। याद रखिएगा। किस लिए फेमस थे? मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनका राजधानी कहाँ था? मदुरई। प्रमुख शासक कौन था? तो नेंडुजिलियन। कौन था दोस्तों? नेंडुजिलियन। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। और यहाँ का प्रशासन कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, यानी घर की प्रमुख कौन होती थी? महिला। घर की प्रमुख कौन होती थी दोस्तों? महिला। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो वैगई नदी है ये पांड्य राज्य का जीवन रेखा कहा जाता था। वैगई नदी को क्या कहा जाता है दोस्त? पांड्य साम्राज्य या तो पांड्य राज्य का जीवन रेखा। तो यहाँ पे हम लोग का जो तीनों राज्य है दोस्त, कौन कौन सा? चेर, चोल और पांड्य। तीनों से जुड़ा सारा प्रमुख तथ्य खत्म होता है। तो यहाँ से आप लोग सारे प्रमुख तथ्यों को कीजिएगा दोस्त। अब हम लोग इसके बाद सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्त प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है हम लोग का कि संगम साहित्य की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में की गई थी दोस्त? तमिल। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम संगम का आयोजन दोस्त मदुरई में किया गया था। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? मदुरई में। याद रखिएगा। जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? अगस्त ऋषि। जिसका अध्यक्षता कौन किए थे दोस्त? अगस्त ऋषि। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल के दौरान मूवेंद्र शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो संगम काल के दौरान मूवेंद्र का उपयोग मुखिया के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था दोस्त? मुखिया के लिए। तो इसमें मुखिया चेर, चोल और पांड्य के लिए यूज किया गया है मुखिया शब्द, या तो मूवेंद्र शब्द किसके लिए यूज किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा चेल, चोर और पांड्य। मूवेंद्र का मतलब क्या है? मुखिया। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तोल पिक्कम
क्या है? तो तोलपिक्यम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है दोस्त। क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्त? तो चोल वंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्त? बाघ। मछली किसका था? पांडे का। मछली किसका था दोस्त? पांडे का, याद रखिएगा। और धनुष किसका था? चेर का। धनुष किसका था दोस्त? चेर का। यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो चेर है ये केरल का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है दोस्तों? केरल का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शिल्पदिकारम, शिल्पदिकारम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि शिल्पदिकारम के लेखक कौन है? तो इनका नाम है इलांगो अडिगल। क्या नाम है दोस्तों? इलांगो अडिगल, याद रखिएगा। और जो सतनार हैं ये मनी मैकले पुस्तक लिखे हैं। क्या लिखे हैं दोस्त? मनी मैकले। क्या लिखे हैं दोस्त? मनी मैकले पुस्तक, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चोल राजा करिकल ने किस नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों किस नदी पे करवाया था? कावेरी नदी पे। किस नदी पे करवाया था दोस्तों? कावेरी नदी पे। आप लोग ये कमेंट में करके बताइए कि सबसे पुराना जो बांध है उसका नाम क्या है जो इसी नदी पे बनवाया था, और उसको बनवाने वाला कौन था? राजा करिकल। राजा कौन था दोस्त? करिकल। ये जो बांध है भारतीय मतलब अभी वर्तमान में सबसे पुराना बांध है जो अभी तक मौजूद है। तो उस बांध का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। संगम काल में कुरुंजी शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था? संगम काल में कुरुंजी किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसके लिए याद रखना है दोस्त कि ये किसके लिए किया जाता था? पर्वतीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए किया जाता था? पर्वतीय क्षेत्र के लिए। जो तटीय क्षेत्र है इसके लिए क्या किया जाता था? नेतल। क्या किया जाता था दोस्त? नेतल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पांड्य राजा के दरबार में रोमन सम्राट अगस्तस का दूत आया था? किस पांड्य राजा के दरबार में रोमन राजा अगस्तस का दूत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त नेदू नजलियन। कौन हो जाएगा दोस्त? नेदू नजलियन, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? तो मरुगन। कौन था दोस्त? मरुगन। उसके बाद कौन था? याद रखिएगा भगवान शिव का पुत्र, जो मैंने क्या बताया था उसे आप लोग कमेंट में करके आंसर दीजिएगा दोस्त। मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, या तो बता ही देता हूँ दोस्त। क्या हो जाएगा? कार्तिकेय। क्या हो जाएगा? कार्तिकेय, याद रखिएगा। भगवान शंकर के ये पुत्र हैं, तो उन्हीं का बेटा के यहाँ पे पूजा किया जाता था। सबसे ज्यादा किनको माना जाता था? भगवान मुरुगन को। किनको माना जाता था? भगवान मुरुगन को। इन्हीं को सुब्रमण्यम भी कहा गया है। क्या कहा गया दोस्त? सुब्रमण्यम, याद रखिएगा दोस्त। क्या कहा गया है? सुब्रमण्यम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? मनी मैकले महाकाव्य किस धर्म से संबंधित है? तो जो मनी मैकले महाकाव्य है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्त? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। मैंने अभी अभी बताया कि इसके लेखक कौन है? मनी मैकले जो ग्रंथ है। सतनार। कौन है लेखक इसके दोस्त? सतनार, याद रखिएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में उरैयूर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? संगम काल में उरैयूर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा दोस्त, उरैयूर क्या है? सूती वस्त्र। जो उरैयूर शब्द का उपयोग है ये सूती वस्त्र का उद्योग के लिए उपयोग किया जाता था। उरैयूर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है दोस्त? सूती वस्त्र उद्योग, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश ने कन्नागी पूजा का परंपरा शुरू की? कन्नागी परंपरा का शुरुआत करने वाले कौन है? चेर। कन्नागी का मतलब क्या होता है? पत्नी पूजा। कन्नागी का मतलब क्या है दोस्त? पत्नी पूजा। यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत करने वाला कौन था? चेरवंश। कौन था दोस्त? चेरवंश। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में अरिकमेडु क्या है? तो संगम काल में अरिकमेडु एक जगह का नाम है, और ये जगह क्या है दोस्त? एक व्यापारिक बंदरगाह। जो अरिकमेडु है उस समय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यस्त क्या था? बंदरगाह था दोस्त। सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन था? संगम काल का अरिकमेडु, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तिरुकुर्रल के लेखक कौन है? तो तिरुकुर्रल के लेखक कौन है? याद रखिएगा दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा कंबन। कौन हो जाएगा दोस्त? कंबन। कंबन रामायण को भी तमिल भाषा में लिखे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि रामायण को जब तमिल भाषा में लिखे तो उस रामायण का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्त, ढूंढिएगा, फिर कमेंट में जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तृतीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भी कहाँ किया गया था दोस्त? मदुरई में। पहले संगम का भी आयोजन कहाँ किया गया था? मदुरई में। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल के राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा दोस्त, मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम। मनरम का मतलब क्या है? राजा का न्यायालय, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्त? धनुष्बाण। क्या था? धनुष्बाण। बाघ किसका है? चोल का प्रतीक चिन्ह है। और मछली किसका है? पांडे का। तो अभी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त? धनुष्बाण। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में बेनी का युद्ध किसने जीता था? संगम काल में बेनी का युद्ध किसने जीता था? तो याद रखिएगा दोस्त, करिकल। कौन जीता था दोस्त? करिकाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में विदेशी व्यापार के लिए मुख्य रूप से किन सिक्कों का उपयोग किया जाता था? संगम काल में हम लोग का प्रश्न क्या है दोस्त कि संगम काल में
व्यापार के लिए मुख्य रूप से किन सिक्कों का उपयोग किया जाता था? तो इसके लिए आंसर रखना है दोस्त रोमन स्वर्ण सिक्के। ये हम लोग को कहाँ से मिला था? अरिकमेडू से। कहाँ से मिला है दोस्त? अरिकमेडू से इसका साक्ष्य मिला है। अरिकमेडू उस समय का सबसे व्यस्त और सबसे समृद्ध बंदरगाह भी था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में मुजरिस किस राजवंश का प्रमुख बंदरगाह है? संगम काल में मुजरिस किस राजवंश का प्रमुख बंदरगाह है? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा चेर। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? चेर। चेर का ये सबसे प्रमुख बंदरगाह में से एक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य राजवंश की राजधानी थी दोस्तों मदुरई। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? मदुरई, याद रखिएगा दोस्त। और ये जो उरैयूर दिख रहा है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, उरैयूर क्या था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में विराक्कल या नडुक्कल किसे कहा जाता है? संगम साहित्य में क्या बोला गया है दोस्तों? विराक्कल और नडुक्कल। विराक्कल और क्या दोस्तों? नडुक्कल किसे कहा जाता है? तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि वीर प्रस्तर, क्या बोला जाता है दोस्त इसको? वीर प्रस्तर, यानी कि जो सैनिक का देहांत हो जाता था उनको याद रखने के लिए वीर प्रस्तर स्मृति पत्थर का मूर्ति बनाया जाता, मतलब उनका जो मूर्ति बनाया जाता था उसको हम लोग स्मृति प्रस्तर कहते थे। या तो क्या कहा गया है संगम साहित्य में उसको? विराक्कल या तो फिर नडुक्कल। क्या कहा गया है? विराक्कल या तो फिर नडुक्कल, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में इराऊ क्या है? संगम काल में इराऊ क्या था? तो याद रखिएगा ये एक क्या था दोस्त? भू राजस्व कर था। क्या था दोस्तों? भू राजस्व कर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस संगम ग्रंथ में पंचम वेद का दर्जा मिला है? किसे संगम ग्रंथ में पंचम वेद का दर्जा मिला है? तो याद रखना है कुरुल को। किसको दोस्तों? कुरुल को पंचम वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है। संगम कालों में मारुदम क्षेत्र के प्रमुख देवता कौन है? तो मारुदम क्षेत्र के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। मारुदम किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र को। और कृषि क्षेत्र के देवता कौन है? इंद्र, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? मछली। धनुष किसका था? चेर का। और बाघ किसका था? चोल का, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगम काल में कालाभ्र कौन थे? संगम काल में कालाभ्र कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्त ये क्या थे? एक हमलावर जनजाति था। कौन था? हमलावर जनजाति। अगला प्रश्न है। संगम काल में कुत्ता या कुटुवन शब्द किस राजवंश के राजाओं के लिए जुड़ा था? संगम काल में कुत्ता या कुटुवन शब्द किस राजवंश के राजाओं के लिए जुड़ा था? तो याद रखना है दोस्त चेर। किन के लिए जुड़ा था? चेर। और चेर ही वे हैं जो वाइफ का पूजा करना की शुरुआत किए थे, पत्नी पूजा की शुरुआत करने वाले थे। अगला प्रश्न है दोस्त और आज का ये अंतिम प्रश्न है, तो चलिए करते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। संगम काल की समाप्ति के बाद, संगम काल की समाप्ति के बाद अंधकार की शुरुआत किसके शासन में हुई? तो याद रखिएगा दोस्त किसके शासन में हुई थी? तो कल्लभ्र के शासन में। किसके शासन में हुई थी? कल्लभ्र के शासन में। और ये कब से कब तक शासन किया था? तो 3 से 6 एडी के बीच। 3 से 6 एडी के बीच में कल्लभ्र शासन किया था। और इसके शासनकाल को क्या कहा गया? अंधकार का युग। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रश्न का कलेक्शन अच्छा लगा होगा तो कमेंट में भर भर के प्यार दीजिएगा दोस्त। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे साथ में डेली जुड़िएगा। हम लोग हर दिन हिस्ट्री का किसी न किसी भाग को, मतलब किसी न किसी चैप्टर को खत्म कर रहे हैं और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कर रहे हैं। तो इससे आप लोग का तथ्य भी कंप्लीट होते जाएगा और जो तथ्य पढ़े उसका प्रश्न भी कैसा आता है पता चल जाएगा दोस्तों। तो मेरे साथ में जरूर जुड़िएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद दोस्तों।